Hello, everyone. A very good evening to all of you, and welcome back in the spoken batch. Good evening, everyone. Avnish, Sumit, Om Prakash, Raghuveer, Ritesh, Bimles, Raj. Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible to you properly? Good evening, Swati. So, I think for the lots of people, this is the very first class. So, warm welcome. पहली क्लास में आपका और बाकी के जो लोग जो भी लेक्चर्स पीछे के हैं प्लीज आप उनको जरूर देख लीजिएगा. चलिए, वेरी गुड रचित, अक्षत, वासुदेव, नविंदर, श्रुति, Ayansh. Very good evening. So, what have you done in the course of last 2 days for improvement in your spoken English? Okay, Sumit, welcome. Yes, टॉपिक आज आपको दिख रहा है लिसनिंग स्किल्स एंड अभी तक के सेशंस में वी टॉक्ड अबाउट द वेरी बेसिक लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन. किस तरीके से कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, आपने प्रोसीड क्या करना है, नॉर्मल सिचुएशंस में किस तरीके से बातचीत हो सकती है. We discussed about those stuff and then we discussed about the sentence structure, that how can you structure the sentences, right? So now जो तीसरा पड़ाव है, this is the third stage where we are going to talk about the listening skills, because you do know to be a good listener, it's something which is imperative in order to become a good speaker, right? Able to speak efficiently, prominently, effectively, eloquently, whatever adjectives you use. तो अच्छा लिसनर होना ये पहली शर्त है एक अच्छा स्पीकर होने की. ठीक है, अब हम धीरे धीरे थोड़ी सी गहराइयों में जा रहे हैं चीजों के. तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू फेस एज फार एज लिसनिंग इज कंसर्न. क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं लिसनिंग को लेकर के. कितने लोगों को लगता है कि उनकी लिसनिंग स्किल्स पुअर हैं और ये चीजें बहुत आसानी से टेस्ट करी जा सकती हैं. सपोज you are shown a video for let's say 2 minutes 3 minutes and then there are certain questions based on whatever you have listened, and if you could not listen and remember the facts or things which are discussed out there, you will not be in the position to answer those questions. तो क्या क्या challenges आपको मिलते हैं. राज कह रहे हैं कंटेंट सोच पाते हैं. आवाज क्लियर नहीं आ रही है लक्ष्मी को. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द साउंड. माई कनेक्शन इज ऑल फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. माई कनेक्शन इज ओके. रघुवीर इज सेइंग माई लिसनिंग इज पुअर. ओके, पुअर से क्या कहना चाहते हो आप, कैसे ये पता लगा, हाउ डिड यू अराइव टू द कंक्लूजन दैट योर लिसनिंग स्किल इज पुअर. सारे जो जिंदगी के दर्द है ना वो सब यहां पे रखने हैं. स्किल्स का बैच है ये. ठीक है, इसमें बातचीत, आपकी समस्याएं वो जानना, उनको ढूंढना, पता करना, उसका इलाज ढूंढना, ये सारा काम करना है हमें. तो मैं चाहता हूं कि आप उसको उगले. नंदन मधुबनी बिहार से हैं. ओके, स्पीड में दिक्कत आती है. ओके, चलिए चैलेंजेस की बात करी है, बहुत अच्छे. कुछ लोगों ने चैलेंजेस साफ साफ लिखा है कि भाई जब कोई स्पीड में बोलता है, यानी आप कह सकते हो व्हेन समवन इज अ फ्लुएंट स्पीकर, you are not able to understand what the person is trying to say. Okay. Vocabulary, vocab जो है that becomes a challenge. Okay. What is the next challenge? Jargon समझ नहीं आते, Rachit is saying. Okay. Jargons, technical words.
Deepti is saying could not understand. Could not or cannot? Deepti. Deepti नहीं लिखा है ये? हाँ जी. Pronunciation is a problem. तो इसलिए लिसन नहीं कर पाते. मतलब मन जो है भाग जाता है फिर है. आज सारे दुख दर्द बता दो यहां पे. अगला क्या है? Accent is a problem. Okay. Om Prakash is saying, sir, accent is a problem. When someone speaks in a particular accent, I'm not able to get what the person is trying to say. Dheeraj saying idioms and phrases not able to understand. Listening to Sonal Mahapatra at NDTV. Okay. I'm able to understand but how to think in English. That's the problem of Ajit. Okay. चलो उसमें तो हम आएंगे. मतलब हाउ टू थिंक इन इंग्लिश ये अपने आप में एक डिपार्टमेंट है और ये सारी बातें मैंने आपको कही थी बिकॉज यू आर वेरी गुड इन योर मदर टंग और वर्नैक्युलर लैंग्वेज व्हाट यू स्पीक. व्हाई इज इट सो? क्यों हमें हिंदी बोलने में दिक्कत नहीं होती या जो भी हमारी बोली है उसको बोलने में दिक्कत नहीं होती? बिकॉज वी आर एबल टू थिंक इन आवर वर्नैक्युलर लैंग्वेज. राइट? यू आर एबल टू थिंक एंड देर इज नो लैग. सोचने में और बोलने में कोई लैग नहीं आता. बट इंग्लिश में इतने सारे बैरियर्स हैं बोलने के लिए कि वहां पे फिर लैग आना शुरू हो जाता है. राइटिंग एंड वोकैबुलरी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. अक्षत, ये हम क्या कर रहे थे यहां पे? हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. एक एक को पकड़ के हमें देखना पड़ेगा. I can understand fluent speaking but can't remember for long time what a speaker has said. Okay. Sir, I'm from Odisha. My problem is pronunciation. Okay. Pronunciation, have we written that? Yes. Anything else? Listening skills? Difference between hearing and listening? Mukesh is saying the problem of filtration. What do you want to convey, Mukesh, by writing this filtration thing? Means you are not able to get the main idea of the talk or something like that? Like what is the gist of the matter? What is the crux of the matter? How to create content in English, Sumit is asking. I'm talking about the listening skills now. बहुत ज्यादा deviate नहीं करना है हमें. We'll talk about all these things. मैंने शुरुआत के लेक्चर में भी आपको बताया था. There was a spelt methodology. There was a keyword analysis approach. Right? There was a VAP methodology, viewpoint of affected parties. And all these techniques are used to create content in English, and these techniques are used particularly in group discussion kind of scenario where you are given a particular topic, you are given a particular time of 2 minutes, right, to think about that particular topic, and then you are supposed to speak. So if you are not able to create content in a pressurized situation, you will not be in the position to speak. So definitely we'll talk about those stuff at the latter stage. But यहां पे हम फोकस कर रहे हैं अभी सिर्फ लिसनिंग स्किल के ऊपर. ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने. आज की क्लास में हम इन चैलेंजेस को टैकल करने की बात करेंगे, रिसोर्सेज की बात करेंगे, आप क्या क्या सुन सकते हैं अपनी लिसनिंग को बेहतर करने के लिए, किन किन चीजों पे आपने ध्यान देना है, व्हाट आर द एरियाज यू नीड टू फोकस एट. राइट? हाँ, बहुत सारे लोग वैरायटी है. देखो ये नविंदर इज 8th क्लास स्टूडेंट. बेटा किसने बता दिया आपको नविंदर यहाँ के लिए? फिर हाँ, ये तो बैच फिर भारी हो जाएगा आपके लिए बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ अदर स्टफ जो थोड़ा सा सीरियस है. Asha sir, while I listened to something, I lost interest in middle, and then I am not able to concentrate again at the very topic. Very relevant point Asha mentioned over here. सबसे पहले आओ ईमानदारी से एक बात को एक्सेप्ट करते हैं और मुझे लगता है कि आप सभी इस बात से अग्री भी करोगे. वो क्या कि जब भी हमसे कोई बात करता है, वी डोंट लिसन टू दैट पर्टिकुलर बातचीत टू अंडरस्टैंड. While someone is speaking to us, we are constantly thinking that when the person would stop, what I am going to tell him. Yes or no? ये दिक्कत आती है कि नहीं आती है? ये जो मिडिल में हम खो जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो क्यों होता है? बिकॉज जब हमसे कोई बात करता है तो हम उस बात को समझने के लिए नहीं सुनते. हम इसलिए सुन रहे होते हैं कि भैया ये जैसे ही चुप होगा ना, आज इसके मुंह पे मुझे क्या जवाब देना है. बड़ी ट्रेनिंग है हमारी गहराई से इन चीजों की. उसने ऐसे कैसे बोला, और आपको ये नहीं पता कि दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप. दिस इज अ बिग ट्रैप. दिस इज अ वेरी वेरी बिग ट्रैप. लेट मी टेल यू. Because particularly in the interviews kind of scenario, panel do understand that what kinds of background the candidates have,
और अगर हम कोई भी सवाल का शुरुआती शब्द बोलेंगे तो जो कैंडिडेट है वो क्या सोचने लग जाएगा। और वो क्या करते हैं कि अभी जो इंटरव्यूअर है उसका सवाल पूरा भी नहीं हुआ और आप जवाब दे देते हो, और वो आपको ध्यान से सुन रहे होते। जब आपने आपने जवाब दे दिया तब आपकी आंखों में देख के बोलते हैं, डिड यू लिसन टू द क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड यू? एंड देन आपको लगता है यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि उसने अपना सवाल पूरा भी नहीं किया था और आपने जवाब दे दिया, क्योंकि आप तो जवाब देने के लिए बेताब थे। और मैं आपको बताऊं, इतने सारे इंटरव्यूज मैंने लिए, मॉक इंटरव्यूज, बाकी सब कॉलेज सिलेक्शन के जो इंटरव्यूज होते हैं, कंपनियां लेके जाती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, बहुत बार इस तरह की सिचुएशन आई है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द कैंडिडेट, बिकॉज दैट सिंपली रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर नॉट अ गुड लिसनर. And if you look at all the top level profiles in terms of job or work profile, if we could tell, so वहां पे आपको क्या दिखाई देता है कि जो भी टॉप लेवल की प्रोफाइल्स हैं वहां पे लिसनिंग स्किल बहुत बेहतर है, उसी की रिक्वायरमेंट है. जैसे एक जज है, दो वकील जिरह कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अपनी दलीलें दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. जज कुछ बोल रहा होता है क्या उस दौरान? बिल्कुल नहीं. He just listening to both the advocates, right? दोनों एडवोकेट्स की बात को वो ध्यान से सुन रहे होते हैं और उनको लास्ट में 30 सेकेंड 1 मिनट बोलना होता है, और उनकी बात का वजन सबसे ज्यादा है, चाहे भले ही दोनों वकील ने घंटों बहस करी हो. तो जज, उसके अंदर क्या होना चाहिए? लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? मेरी जो प्रोफाइल है एज अ बिजनेस कोच और मेंटोर, इसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? अगेन, टू बी अ गुड लिसनर. मैंने आते ज्ञान नहीं दे दिया आपको कि बेटा ये 10 चीजें हैं, इनको करो, ये अखबार है, ये न्यूज़पेपर है, तुम पढ़ो. मैं पहले क्या कह रहा हूं? आप ऑनलाइन हैं तो कम से कम अपनी समस्याएं लिख तो सकते हो. तो मैं सुनूंगा पहले मैं, क्योंकि किसी को मदद करने के लिए पहले उसकी आवश्यकता समझनी बहुत जरूरी है. और देखो, ऑनलाइन की वजह से ये फायदा भी है, शायद इतने बच्चे जब ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम यहां कमेंट कर सकते हो और मैं आपके कमेंट्स को देख भी सकता हूं. क्लास में तो आपको पता है कि अगर इतने बच्चे, तो पहली बात तो क्लास में अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा जितनी संख्या स्पोकन बैच के अंदर है या नॉर्मली बैचेस में जो होती है. यहां पे आप अपने सवाल भी पूछ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं. तो ये है लिसनिंग स्किल की इंपॉर्टेंस, राइट? कि आपको लिसन करना बहुत जरूरी है. मैं आपको एक एक्चुअल इंसिडेंट बताता हूं. जैसे हमारे एक भाई ने यहां लिखा कि सर मैं उड़ीसा से हूं, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है. ये आई थिंक 2015 की बात है शायद, या 16 की बात होगी. देयर वर ए स्टूडेंट फ्रॉम उड़ीसा ओनली, या झारखंड से थे, इसी तरीके के एरिया से थे जहां एक्सपोजर लेवल उतना बेहतर नहीं था. सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट क्लास, व्हाट वी कॉल इंट्रोडक्शन क्लास, द कैट इंट्रोडक्शन क्लास. कैट का बैच था वो. एंड इन दैट पर्टिकुलर बैच देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT, DTU, एलीट कॉलेजेस, SRCC, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस. एंड वो भी उस सज्जन उस क्लास में बैठे हुए थे. 2 घंटे क्लास चली, इंट्रो सेशन था. सभी से मैं इंट्रोडक्शन होना होता है उसमें, बिकॉज विदाउट नोइंग द बैच हमें ये नहीं पता होता कि कौन से गियर में गाड़ी को डालना है. सो मैं क्लास स्टार्ट ही वहीं से करता था. हर बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, लाइक द नेम, बैकग्राउंड, कॉलेज क्या कर रहे हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, फाइनल ईयर्स में है, 5 साल वर्किंग हो गया काम करते हुए, BPCL, महारत्ना कंपनियों में काम करके लोग फिर कैट लिखने आते हैं कि नहीं IIMs में जाएंगे, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, और फिर अच्छी ग्रोथ मिलेगी. तो मतलब पीपल कम फ्रॉम डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड, और उनके पर्पसेस भी अलग अलग होते हैं. तो खैर, पहली क्लास में पता लगना बहुत जरूरी है. फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता था, तो बातचीत शुरू होती थी. और उसके बाद क्या अप्रोच है, जो वर्किंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका वर्क एक्स है, उनको फिर पढ़ाई में जाना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. समवन इन द फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेज, राइट, उसको किस तरीके से गियर बदलना है. सो वी यूज्ड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास, दैट स्टूडेंट केम टू मी. He told me कि सर आई हैव दिस बिग प्रॉब्लम इन दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड मैं अखबार को सर न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूं तो मुझे उंगली रख के पढ़नी पड़ती है. तो सर मुझे तो लग रहा है कि मैं गलत जगह फंस गया, मुझसे नहीं हो पाएगा सर ये. क्योंकि बाकी के जो स्टूडेंट थे वो फ्लुएंट स्पीकर्स थे, अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे थे, एलीट कॉलेजेस में पढ़े हुए थे. मैं पूरा सेशन 80%, 85, 90% मैं सेशन कैट के बैचेस में अंग्रेजी में ही लूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो वो बेचारा डर गया.
सेशन के बाद मैंने उससे आराम से उसकी भाषा में, हिंदी में आराम से धीरे धीरे सारी बातें की। मैंने कहा भाई देखो, सभी की जर्नी यहां पे अलग अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और आप भी इसमें से सफल होकर दिखाओगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है इस बात का। कई बारी अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड के बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, दैट आई कम फ्रॉम engineering background, so it will definitely be a very easy thing for me or something like that। तो कई बार उनका नहीं हो पाता। और जो बच्चे एकेडमिकली उतने बेहतर नहीं होते, या दे डू रियलाइज दिस फैक्ट दैट यस मेरे में बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का, देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, वो लगे रहते हैं और उनको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और उस बच्चे को सफलता मिली, पहले अटेम्प्ट में उसका परसेंटाइल कम था, उस साल उसने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन उसका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था। फिर एक साल के गैप के बाद उसने उस टाइम पे उसमें कहीं वॉक एक्सपीरियंस लिया, और फिर अगला जब कैट लिखा तो उसका परसेंटाइल 93 94 के आसपास आया था। समवन जो कि वर्नेकुलर मीडियम से आता, वो ऐसे लोगों के साथ उसने जो है कंपीट किया और सफलता प्राप्त की। आपने देखा होगा, सैटरडे को मैं अपने मुखर्जी नगर वाले ऑफिस में था, एक नवी मुंबई की प्रिंसिपल थी, उनके साथ वेबिनार था। तो उसी समय हमारे एक स्टूडेंट वहां पे मिल गए, और उनका सीजीएल में 2019 में काफी अच्छे उनका स्कोर आया था। पूरी उम्मीद है कि उनको मतलब एक्साइज मिल जाएगा। और उसके पहले भी उन्होंने 2 नौकरियां क्लियर की थी, लेकिन उसमें उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और उस बच्चे ने बताया कि वो 2019 में उसने मेरा इंग्लिश स्पेशल वाला बैच लिया था, जो फाउंडेशन बैच आता है, और उसका नंबर 7 वात था उसके पहले, और 7 से 38 या 40 हो गया प्री के अंदर। नहीं तो इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव नहीं होता था उसका। वो कैब के बैच में भी था वो बच्चा। और फिर मैंने सेशन के बाद उससे बात की, तो वो किसान परिवार से आते हैं, नवनीत, और उनके भाई भी उनके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं करियर वे लैब के ही जरिए, और वो एयरफोर्स में जाने की उनकी तैयारी है। तो कहने का मतलब कि जुड़ने के बाद, मैंने कोच क्यों कहा, मेरा काम क्यों, मैं टीचर वाला काम कर भी नहीं पाता कि कोई चीज थोपूं तुम पे कि बेटा ये रट लो, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं ऐसा, ये काम ही नहीं है कोच का। गुरु का काम है कि भाई जो सामने है, कोची है, जो स्टूडेंट है, जो भी है, उसका बेस्ट उससे निकलवाना, उसकी हौसला अफजाई करना, उसके पॉजिटिव्स के ऊपर उसका ध्यान दिलाना। अब जैसे हमारे मतलब बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों से इस बैच में लोग जुड़े होंगे। जहां तक मुझे समझ है, आपको ग्रामर का ज्ञान अच्छा होगा, ग्रामर आपने पढ़ी खूब है, स्कूल में पढ़ी होगी, फिर हमारे साथ इस प्रिपरेशन में आप पढ़ते हैं इतने डिटेल्ड मैनर में, एक एक चैप्टर पे हम इतने दिन खर्च करते हैं। बट वो सब किसमें है, वो सब राइटिंग वाले फॉर्म में है। हम यहां अलग लेवल की बात कर रहे हैं, हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। और स्पीकिंग तब तक नहीं होगी जब तक लिसनिंग नहीं होगी, क्योंकि वही वाली बात की, ये आपका लिसनिंग स्किल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई दिस इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ये क्लोज्ड लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम नहीं है, क्लोज लूप सिस्टम है। यानी आप जो खुराक दोगे अपनी ही जबान से अपने कानों को, वो आपके ब्रेन में जाएगी। अब आप खुद सोचें कि बहुत सारे शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन, जैसे आपने यहां प्रोनाउंसिएशन की बात करी, एक्सेंट की बात की। अब आप सपोज यू स्टे इन दिल्ली, यू आर वॉकिंग समवेयर और एनीथिंग लाइक दैट, और आप अपने घर जाते हैं, सपोज आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। जब आप अपने घर जाते होगे तो आप जाहिर तौर पे आप अपनी बोली में, इसीलिए फर्क होता है ना, भाषा और बोली में फर्क है, आप अपनी बोली में बात करते होंगे घर परिवार के सदस्यों के साथ, हाँ या ना, एक इनफॉर्मल टॉक होती है। तो क्या वहां पे किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है क्या आपको, कि भाई दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, राइट, योर एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर, right, your speed is not correct, you are in a fast paced manner, or you are slow in speaking. Nobody is required to teach you all these stuff. Why is it so? Because there is a role of memory, there is a role of memory in speaking as well. You have been listening to those words since your childhood. और हमने पिछले वाले सेशन में बात भी की थी, आई थिंक 5th या 6th सेशन था, जहां पे कि बच्चे इतनी तेजी से क्यों सीखते हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है उस समय, आप जहां होते हो वहां पे पूरी तरीके से होते हो।
तो वो इसीलिए आपको अपनी जो बोली है, अपनी जो भाषा है, उसके बोलने में इन सारी चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ना वहां एक्सेंट की दिक्कत है, ना तो वहां आपका ध्यान भंग होता है। आप बुरे इंटरेस्ट से आप उस चीज को सुनते हैं। आप आजकल देखो कितना लोकल कंटेंट सोशल मीडिया पे बिक रहा है, मतलब अपनी अपनी भाषा में, भले ही कचरा भी हो उसके अंदर, लेकिन वो देखा ज्यादा जाता है। क्यों? बिकॉज देर इज अ रिलेटेबिलिटी। बट दैट डज नॉट हैपन विद इंग्लिश। जबकि यू डू नो ऑल द रूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने अभी बात की कि कैसे बेसिक सेंटेंस बना सकते हो, सेंटेंस थोड़ा और बड़ा कैसे कर सकते हो, व्हाट इज द रोल ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, हाउ कैन यू मेक लेंदी सेंटेंसेस, compound and complex sentences. We have studied all these things. But the point is what? That we have been, studying these stuff since our childhood. The problem is in speaking, not in this gyan. I am just putting this gyan in a particular perspective so that you can understand that what kind of relationship is there. मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए ज्ञान कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट यहां पे दिक्कत स्पीकिंग की है, और स्पीकिंग वाला काम आपको करना पड़ेगा। मैंने पिछले सेशन में भी कहा, मेरे अंग्रेजी बोलने से आपकी स्पीकिंग नहीं सुधरने वाली, वो काम आपको करना है। और उस काम में लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी बोली, अपनी भाषा में ये सारा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई कैसे बोलना है, इस शब्द का उच्चारण कैसे है, या इस शब्द का जो ये सिलेबल है उस पे तुम्हें कितना ओकल स्ट्रेस डालना है, कितना जोर डालना है। किसी भी तरह के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा नो? तो यहां पे भी आपको उसी बात के ऊपर ध्यान देना होगा। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। सबसे पहली बात, डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, लिसन टू अंडरस्टैंड। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट, एंड डू रिमेंबर दिस। दिस इज समथिंग जो कि पूरी जिंदगी आपके काम आने वाला है, राइट? डोंट लिसन टू रिएक्ट। रिएक्ट और रिस्पॉन्स में फर्क होता है। लिसन टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला काम। तो जो लोग बीच में एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, जैसे एक मैडम ने यहां पे लिखा कि सर मैं थोड़ी देर में मैं डिविएट हो जाती हूं, मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं खो जाती हूं, ये होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप सामने वाले इंसान को सुन रहे हैं तो आपके ऊपर वाले माले में कोई और बातचीत चल रही है, आप अपने साथ ही कम्युनिकेशन में, आप उसकी पूरी बात को नहीं सुनेंगे, आपने आधी बात सुनी, एंड देन यू मेड अ परसेप्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू से। यू मेक दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन इन योर माइंड, एंड दैट बिकम्स अ बिग बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात अभी जो मैंने बोली, जो इसी के साथ कनेक्टेड, इसका ध्यान रखिए। आपने भी इस बात को कई बार महसूस किया होगा कि लोग आपकी बात को समझते नहीं है। हाँ या ना? ये शिकायत बहुत लोगों को रहती है कि पता नहीं यार, मतलब उसको मेरी बात ही नहीं समझ आती। और दूसरों का तो छोड़ो, परायों का छोड़ो, हम अपने को, अपने जो उनको कहते हैं सो कॉल्ड अपने लोग, उनको अपनी बात नहीं समझा पाते। क्या दिक्कत आती है वहां पे? हैं? क्या प्रॉब्लम है? अपने लोगों को भी आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अंदर बड़ी कशिश रह जाती है कि यार कैसे समझाऊं इनको कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, कैसे समझाऊं। तो ये जिंदगी में ना सबसे खतरनाक दर्द है, जब तुम्हें पता हो कि तुम काबिल हो, बट यू डू नॉट नो दैट हाउ टू रिप्रेजेंट दैट काबिलियत टू द अदर पार्टी सो दैट अदर पार्टी कुड अंडरस्टैंड योर वैल्यू। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत तो बड़ी कम्युनिकेशन की साथ ही जुड़ी हुई है कि अगर मैं बहुत काबिल हूं बट आई एम नॉट एबल टू पुट दैट फॉरवर्ड, आई एम नॉट एबल टू कन्वे दैट टू द अदर पार्टी, मीन्स व्हाट? कि उसका फिर कोई रेलेवेंस नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। जैसे देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। इफ यू आर गुड फॉर नथिंग, हम फिर धरती पे बोझ बन के रह जाते हैं अगर हमारी वजह से लोगों की जिंदगियों में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। इफ यू आर अ वेरी काबिल पर्सन, बट बिकॉज आपको लैंग्वेज में दिक्कत है, आप बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और उस वजह से आपका पर्पज मीट नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगेन स्किल का मामला है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। ये सबसे अच्छी बात है स्पीकिंग के साथ या किसी भी भाषा के साथ। तो सबसे पहला काम तो ये कि कभी भी रिएक्ट करने के लिए मत सुनो कि अच्छा जैसे ही ये चुप होंगे ना, अब उसमें वही होता है कि उसने शुरुआत की 2 लाइनें बोली, 2 लाइन बोलते ही तुम्हारा पारा ऊपर चढ़ गया, पारा ऊपर चढ़ गया। नाउ यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट पर्सन केयरफुली,
You have started making your own story in your mind, and the person is still speaking while you are creating your own story. And when the person stops, you start blabbering out. And फिर सामने वाला कहता क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बात को सुना भी है तुमने, मैंने क्या कहना चाहा है, और तब तुम्हें झटका सा लगता है. तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए. और कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कभी भी किसी के लिए कोई प्रेजुडिस्ड इमेज मत बनाइए. प्रेजुडिस्ड इमेज मत बनाइए. अच्छा ऐसा आदमी है तो ये बोलेगा, नहीं, कभी नहीं. आप इसीलिए देखोगे दुनिया में जो भी अच्छे, जिनको अच्छी पर्सनैलिटी माना जाता है या बेहतर कम्युनिकेटर माना जाता है, वो हमेशा समभाव के साथ डील करते हैं. उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आप नहीं देखेंगे. वो सभी लोगों के साथ उतने ही कंफर्टेबल होंगे. और ये चीजें बहुत ऑब्जर्व होती हैं. मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं एक, अभी अपने ऑफिस का ही, बिना नाम लिए, उसमें नाम की कोई जरूरत नहीं है. एक स्टाफ ऑफिस में, ठीक है, मतलब दो स्टाफ की मैं बात कर रहा हूं. तो देयर वाज अ जेंट स्टाफ एंड देयर वाज अ लेडी स्टाफ. सो आई वाज सिटिंग विद द जेंट्स स्टाफ, राइट. और लेडीज स्टाफ को बुलाया मैंने, उनके साथ कुछ काम था. तो वो जैसे ही आई, मैं खड़ा हो गया, लेकिन जो दूसरे सज्जन बैठे थे वो खड़े नहीं हुए, और कुर्सियां भी सिर्फ दो थीं. ठीक है, वो सज्जन नहीं खड़े हुए, कुर्सियां सिर्फ दो थी. वो डेफिनेटली मेरे से बहुत जूनियर है, जो स्टाफ है, लेडीज स्टाफ बहुत जूनियर है, लेकिन उसकी भी तो अपनी डिग्निटी है ना. वो काबिल है तब उस काम के लिए है वो. और फिर मैंने जो हमारे ऑफिस बॉयज होते हैं, मैंने उसको बोला कि भाई एक और चेयर ले आओ मैम के लिए. अब ये क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि लीडर्स को ऑब्जर्व करने में टाइम नहीं लगता. आई डिडंट स्पीक एनीथिंग, but I could observe कि what kind of mentality that person has. That person feels कि मैं इससे थोड़ा एज में सीनियर हूं, ये मुझसे जूनियर है, तो मैं बैठा रहूंगा. कुर्सी भी नहीं है, तब तो ये बिल्कुल लाजमी है कि आप वहां पे खड़े रहें. और मैं डेफिनेटली, जो बैठा था, जो सज्जन बैठे थे, मैं उनसे भी सीनियर हूं. बट वो तमीज की बात है. मैं कॉलेज सेशंस के लिए जाता हूं, यूनिवर्सिटीज, ये सब टॉक्स ऑल. अगर अभी तो खैर कोरोना में सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, तो जो स्टाफ होता है, खास तौर से जैसे जो मतलब हेल्पिंग हैंड्स होते हैं आपके, कई बारी चाहे वो ऑफिस बॉय है या कुछ भी है, मैं उसके साथ सबसे पहले हाथ मिलाता हूं, उसको सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराता हूं कि भाई हम दोनों इंसान हैं. और ये सब कम्युनिकेशन के अंदर आता है, इस बात का ध्यान रखिए. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, बिकॉज हमने शुरुआत में ही बात की थी, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्ड्स का रोल तो सिर्फ 7 से 8% है. वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, आप कैसे बोल रहे हैं, हाउ यू आर स्पीकिंग, योर टोनैलिटी, ओकल स्ट्रेस, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस, दीज थिंग्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अराउंड 25 to 28% रोल इज प्लेड बाय दीज एस्पेक्ट्स, लाइक हाउ यू आर स्पीकिंग. एंड बाकी का सारा जो परसेंटेज है आपका 55, 60, 65%, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर, पोस्चर. और इस तरह की छोटी छोटी चीजें, आप किस तरीके से वॉक कर रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, चेयर पे आके बैठते कैसे, वो सब सिखाऊंगा आपको इस बॉडी लैंग्वेज वाले सेक्शन के अंदर. बट मैं बस एक उदाहरण आपको दे रहा हूं. तो आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. ये जो प्रेजुडिस्ड माइंड सेट है, ये वहीं से पता लग जाता है. अच्छा ये तो मुझसे जूनियर है, तो मैं इसके साथ ऐसे बात करूंगा, या सीनियर है, या कुछ भी इस तरह का. तो एक जो बेसिक डिग्निटी है इंडिविजुअल की, वो दिखनी चाहिए, और वो आपकी बातचीत में भी दिखनी चाहिए. अब जैसे वही वाली बात कि आप इंपरेटिव सेंटेंस जैसे हमने लिखा लास्ट सेशन के अंदर, अब आप जो आपका ऑफिस बॉय है, आप उसको बोलो कि भाई एक गिलास पानी दो, राइट. आप उसी को, या ऐसी इंग्लिश में अगर बोलना है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. आपने ये बोल दिया, वहीं पे आप प्लीज ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. ये सीखा था हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, बातचीत के अंदर. तो इससे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ गया. कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ गया. थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो गया, बट उसको ये साफ लग रहा है कि नहीं सर, इज्जत से बात करते हैं. कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि आप एक पोलाइट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इम्पोलाइट कन्वर्सेशन है, आप रूड हैं, बदतमीज हैं, किस तरीके के हैं. और सबसे पहली जो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है किसी भी कम्युनिकेटर की, कि आपके साथ जो बात कर रहा है
आप कभी उसे नीचा फील मत कराएं। हो सकता है वो आपसे डिजिग्नेशन में, एक्सपीरियंस में, एज में, क्वालिफिकेशन में कम हो, बट उसको कभी नीचा फील मत कराओ। उसको, उसका वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। वो आपके पास आकर के एम्पावर्ड फील होना चाहिए कि यार इस इंसान से मिल करके मुझे अपने बारे में उन चीजों का पता लगा जो पता ही नहीं था। अब जैसे मैं जब उस स्टूडेंट को मिला, नवनीत को मिला, तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं सीजीएल में तुम्हारे इतने नंबर, मैं तुरंत मैंने वही सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे और कौन कौन से एग्जाम क्लियर हुए हैं, क्योंकि पता है अच्छा सीजीएल में ये स्कोर है तो बच्चा काबिल होगा। 2019 से जुड़ा हुआ था वो, तब तब उसने बताया। तो मैंने कहा कि भाई ये बात बोलोगे तो बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन आएगा जो बेचारे एक आदत नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। सो यू नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। या मैं फैमिली बैकग्राउंड उस समय नहीं पूछ पाया, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो किसान परिवारों से आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है, जिनकी पढ़ाई हुई या जो नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो जो हमारा एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो एस्पिरेशनल क्लास जिसे हम बोलते हैं, उसको भी आएगा यार हमारे ही जैसा तो कोई है, हमारे ही जैसा कोई है, वो सफलता प्राप्त कर सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डोंट लिसन टू रिएक्ट, लिसन टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करोगे तब जाकर के आप सही तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर पाओगे। ठीक है, चलिए साहब, पहली बात आपकी समझ में आ गई। अब यहां पे हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे। स्पीड और फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, जार्गन्स। आओ सबसे पहले वोकैब की बात करते हैं। क्या नहीं दिक्कत आती है ज्यादा? ज्यादा दिक्कत किसमें आती है? दूसरा इलाज आपका क्या है? इट्स वेरी ब्राइट। अभी ठीक लग रहा है? नाउ यू आर एबल टू सी? नहीं, व्हाइट ही रहने देते हैं। देखो, अगली जो प्रॉब्लम है आपकी वोकैब की, मतलब वोकैब पे तो बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी है, बैचेस आते हैं, 12 लाइव बैचेस आ चुके हैं, वीओडीज आपको हर महीने मिलती है। वोकैब कोई पहली बार मुलाकात कर रहे हो तो जाकर के वहां पूरा ज्ञान ले सकते हो आप। लेकिन देखो, वोकैब में दो तरह के चैलेंजेस हैं ब्रॉडली। एक तो जो जनरल वोकैबलरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां कई बार पूछ लिए जाते हैं जिससे मैं भी परेशान हो जाता हूं। और दूसरा है आपके जार्गन्स, राइट। तो जनरल वोकैबलरी का मतलब कि वो वाली वोकैबलरी नहीं जो बिजनेस सेक्शन में यूज हो रही है कि भाई वहां जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट है, तो ये सब आपको समझ में ही नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप उस बैकग्राउंड से ना आते हो एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। तो देखो, सबसे पहले जब आप इंटरेस्ट लूज करते हो लिसनिंग में, तो उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है? वोकैब है, हाँ या ना? आप ये इससे सुनने का भी इंटरेस्ट लूज करते हैं और पढ़ने का भी इंटरेस्ट लूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये सलाह दी है कि आप आगे से अभी जब पढ़ेंगे तो बोल करके पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि मैं आपको ना एक, क्योंकि कॉपीराइट इशू भी आ सकता है, तो अपनी चीज ही दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर है। या चलो कल देख लेंगे उसको। मैं आपको अपनी ब्लॉग्स पढ़ाता हूं। यहां पे मौखिक तौर पे मैं बोल दूंगा, क्योंकि वीडियो दिखाने में भी देखो हो सकता है कॉपीराइट इशू आ जाए, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कौन कौन से वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वो जनरल वोकैबलरी और जार्गन्स, इन दोनों को समझने के लिए सबसे बेहतर है सुनने के लिए एक तो आपको AIR, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जो है, इसका ऐप भी आता है, राइट। और यहां पे क्षेत्रीय भाषाओं में भी न्यूज होते हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। सो एटलीस्ट डू लिसन। जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग का न्यूज आता है या जो भी डिस्कशंस वहां पे आती हैं, उनको जरा सुनो। रेडियो सुनने का फायदा ये होता है कि क्योंकि आपकी आंखें इंगेज नहीं है, आपकी सिर्फ सुनना जो है उस समय आप सुनने के लिए फोकस कर रहे हो उसको। सो आप यू आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हमने कहा कि हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, अपनी भाषा या बोली है, उसमें हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कौन से शब्द पे कितना कहां जोर देना है। बट अंग्रेजी में हमें यह सीखने की जरूरत है। और अंग्रेजी में दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट दीज थिंग्स आर नॉट टॉट इन आवर स्कूल्स, इन आवर कॉलेजेस।
और उसके बाद हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है. You have MBA degree, but still you are not able to communicate. Then what is the point of that particular degree? And मैंने इसीलिए कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो चीजें हमें सिखानी चाहिए अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहां सारा फोकस डिग्री इकट्ठा करने पे है कि कागज के टुकड़े इकट्ठा कर लो. मार्केट में उन कागज के टुकड़ों की कोई अहमियत नहीं है. Everyone is interested in you, that you as an individual, what kind of brand you are as a person. राइट और हम उस यू पे काम नहीं करते. वी डोंट वर्क ऑन आवर पर्सनल ब्रांडिंग. हमें लग रहा होता है कि नहीं कागज के टुकड़े से बात बन जाएगी. यार वो बात वहीं खराब हो जाएगी जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे में घुसेंगे. इफ यू लुक डिफिडेंट, यू डोंट लुक कॉन्फिडेंट, आपकी आवाज साफ नहीं निकल पा रही, आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे, वोकैबुलरी की चॉइसेस आपकी गड़बड़ है, तो वहां दिक्कत आनी शुरू होगी. ठीक है. तो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज जो है वो जरूर सुनिए आप. ऐप के जरिए भी कभी भी सुन सकते हैं, अदरवाइज एफएम पे आपको मिलता ही मिलता है. और यहां पे फोकस क्या क्या करना है, यहां दोनों तरह की वोकैबुलरी पे फोकस करना है. जैसे आप में से कुछ लोगों ने लिखा कि सर मैंने राज्यसभा टीवी देखी और कंटेंट क्रिएशन के लिए मुझे आसान हो रहा है. आप जरा ये भी अब ऑब्जर्व करना शुरू करो कि व्हेन एंकर स्टार्ट्स द डिस्कशन, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंकर स्टार्ट्स विथ, राइट. वो किस तरह के सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं, किस तरीके से जब दो लोग तीन लोग बात कर रहे हैं तो उनको अगर बीच में सवाल पूछना है तो वो किस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, राइट. इफ देयर आर टू टू थ्री पीपल इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन एंड देयर इज वन पर्सन इन दैट पर्टिकुलर पैनल हु वांट्स टू सपोर्ट द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस और फ्रेज दैट पर्सन यूजेस. इफ यू वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट समवन्स पर्सपेक्टिव, तो वो किस तरह का फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं. जब वो एंड हो रहा है सेशन, तो वो कैसे एंड कर रहे हैं, तीनों पैनलिस्ट को कैसे थैंक यू बोल रहे हैं और किस तरीके से वो एंड कर रहे हैं, राइट. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, राइट. लेट मी टेक यू थ्रू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सुनो ना इसको. सत्येंद्र सर की फिर वहां पे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सत्येंद्र सर ने भी सीखा वहीं से, मैंने भी वहीं से सीखा. मैंने आपको अपनी जर्नी बताई थी. जैसे एक हमारे भाई यहां पे 8वीं क्लास में ही आ गए, तो आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट लैंग्वेज एंड अंग्रेजी अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना. आई स्टार्टेड फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड, राइट, इन अ वेरी डेडिकेटेड मैनर. स्टार्टेड वॉचिंग इंग्लिश न्यूज चैनल्स एंड ऑल. तो ये चीज ही आपको फर्क लेके आएगी. तो मैंने वहां से शुरुआत करी फ्रेजेस को पकड़ना. न्यूज़पेपर्स अच्छे स्रोत हैं आपके लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखी जाती है. ऑल इंडिया रेडियो, अभी इन चीजों का ध्यान रखो, बिकॉज न्यूज रीडर्स रीड or speak standard English. I'm not suggesting you to watch any series or movie or anything like that to begin with. Those things are particularly for what? वो इनफॉर्मल के लिए ज्यादा बेहतर है, कॉन्वर्सेशनल के लिए बेहतर है. लेकिन आपको सबसे पहले अपने फॉर्मल सेटअप के लिए भी तैयार होना है. मेन पर्पस वो है कि हम एक फॉर्मल सेटअप में कॉन्फिडेंटली बात कर सकें. चाहे स्कूल की असेंबली है, आप अगर स्कूल्स में हो, स्कूल की असेंबली है, कॉलेज में हो, तो वहां पे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं. देयर आर डिबेट, डेक्लेमेशन, लॉट ऑफ अदर स्टफ, इलॉक्यूशन, बहुत कुछ होता है वहां पे. और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज यही आपके बिल्डिंग ब्लॉकिंग ईयर्स हैं, जहां पे आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने को और बेहतर कर रहे होते हैं. आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, आप टीम को लीड कर रहे होते हैं. और वही वो जगह है जहां पे आपकी इन स्किल्स में सुधार आता है. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौके हमारे देश में कम बच्चों को मिल पाते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ये थोड़े अच्छे स्कूलों में ये सुविधाएं प्राप्त हैं. लेकिन भारी संख्या में बच्चे उन तरह के स्कूलों में नहीं पढ़ते जहां फैकल्टीज इतना ध्यान दे हर एक बच्चे के इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर, या उसको इतने मौके मिले. तो आपके साथ जो पास्ट में हुआ उसका रोना आपने बिल्कुल नहीं रोना. यू हैव टू बी इन प्रेजेंट. और यहां पे अब जो जो पॉसिबिलिटीज हैं आपको उसके ऊपर काम करना. यू डू नो दैट आई डू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ग्रामर. आपको इतना कॉन्फिडेंस है, बेसिक आपको वोकैबुलरी आती है. बट आपने क्या करना है अब कि जब आप सुनोगे, इन न्यूज रीडर्स को सुनोगे, अब जैसे मान लो आपको ये टॉपिक दे दिया जाए जो अभी तालिबान ने अफगानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, और तालिबान फिर से पूरा कब्जा जमा लिया है उन्होंने. अभी आपकी क्लास से जस्ट पहले ये न्यूज आ रही कि अब तालिबान कह रहा है कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, ये वो. तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कहूं आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछें, विल यू बी एबल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक फॉर 5 मिनट्स? ईमानदारी से, विल यू बी एबल टू टॉक अबाउट दिस न्यूज
for 5 minutes. I think 99% of you would answer with a no. No, sir. I'm not able to talk about this topic for 5 minutes. वो बहुत लंबा समय है आपके लिए, 5 मिनट का, और आपको कोशिश करनी है तो आप कोशिश करके देख लें। मैंने तो कई बार उस पे कुछ लोग बिल्कुल यस कह रहे हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात करने की पोजीशन कब आएगी? बात करना दोस्त के साथ, मेरे साथ, वैसे तो घंटे बात कर लो, रिश्तेदारों से बात करनी है बात कर लो, एक फॉर्मल सेटअप में तुम एक जीडी के सिनेरियो में बैठे हुए हो, और तब बात कर पाओगे जब आपके पास उसके लिए कंटेंट है। जैसे हमारे एक सज्जन ने यहां लिखा, सर कंटेंट क्रिएशन इज अ बिग चैलेंज। सो यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। यू हैव टू गो बैक इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, when the equation got changed globally. There were two powers, the USA and USSR, and there was a race between these two powers that दुनिया का डॉन कौन है, बॉस कौन है, और उस चक्कर में बहुत सारी इस तरह की चीजें, किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदली है, क्यों इतना कुछ होने के बाद कोई बोल नहीं रहा अभी, यहां से और दूरी पे था, ये तो बिल्कुल पड़ोस में अफगानिस्तान, यहां पे किसी की आवाज नहीं निकल रही। अभी पीछे जब इजराइल और फिलिस्तीन का मामला था तो बहुत वोकल थे हमारे यहाँ के भी लोग और दुनिया के देश भी। अफगानिस्तान के लिए क्यों कोई नहीं बोल रहा कुछ? क्या उसके पीछे कारण है? राइट, जब अमेरिका इतने दिनों तक कंट्रोल कर रहा था तो क्या जरूरत पड़ गई 20 साल के बाद ऐसे छोड़ के जाने की, जबकि ये पता है कि चीजें बढ़ रही हैं वहां पे। तो किस तरीके से ये पूरा डायनामिक्स है, अब उसमें वही मैंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है, पूरी इकोनॉमिक्स है, किस तरीके से पावर सेंटर्स में बदलाव आया है इन द 21st सेंचुरी, राइट। उसके बाद आप बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका किस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है? भाई वो सबसे ज्यादा बनाते हैं, आपका हथियार बनाते हैं और दवाएं बनाते हैं, राइट। फार्मा सेक्टर जो है और हथियारों की इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी है। तो अगर आप उनकी हिस्ट्री देखना शुरू करो, सो दे ऑलवेज गिव सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग, बट आपको दिखाई देगा कि वो सब का सब जो पहले तो ऑयल के लिए था सारा, अगर आप देखें जो भी खाड़ी युद्ध एंड ऑल, इराक, उसके बाद फिर कुछ और प्रिटेक्स देकर के करते गए वो। तो कहने का क्या मतलब है कि एक अच्छा होलसम डिस्कशन, मैं मैच्योर डिस्कशन की बात कर रहा हूं, राइट। Sir, I am from Aligarh Muslim University and I am member of debating society. I want to become a good speaker. And you are Krishna of English, शुक्ला जी कह रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डिबेटिंग सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं। मैं भी चाहूंगा कि आप सभी की जो ओरेटोरियल स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर हों। तालिबान इज नर्चर्ड बाय यूएसए टू टैकल यूएसएसआर इन्फ्लुएंस, एब्सोल्युटली अनु, वही मैं कह रहा हूं ना कि देयर आर लॉट ऑफ एंगल टू टॉक अबाउट, बट पॉइंट इज व्हाट कि आप में से ये यस कम लोग बोल पाए, और शायद हम थोड़ी और पड़ताल करें, और जिस लेवल की मैं बात करने की कह रहा हूं वहां पे आपको लगे कि हाँ सर अभी जरूरत है शायद हमें और पढ़ने की और जानने की। आप ईमानदारी से इस बात को जरूर प्रैक्टिस करके देखिए कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बात करनी है, सो एटलीस्ट यू हैव टू गो थ्रू 5 to 10 डिफरेंट आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑन द सेम टॉपिक. You have to watch at least 5 to 10 videos on the same topic. Then you will be in the position to make your own idea, your own opinion, which can be substantiated by some data, facts and figures as well. Otherwise it's not possible. Because आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल किसने लिखा है, what is the agenda, लिखने वाले का एजेंडा क्या है उसके पीछे, जब तक आपको ये नहीं पता, ये सारी चीजों की समझ नहीं है, तब तक आप बात नहीं कर पाओगे एक बैलेंस तरीके से, जो जीडी की एक पहचान है ग्रुप डिस्कशन की. ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अ डिबेट, दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस. इन डिबेट यू टॉक अबाउट फॉर और अगेंस्ट, बट इन अ ग्रुप डिस्कशन दैट कैंडिडेट विल बी अप्रिशिएटेड who is comfortable in bringing in as many perspectives as possible in that particular discussion. And then वो पर्सन शाइन करता है मॉडरेटर की आंखों में भी और बाकी कैंडिडेट की भी आंखों में, बिकॉज दे हैव प्रेजुडिस्ड माइंडसेट, कुछ खास तरह से कुछ खास आइडिया बना हुआ, आप जाकर के वहां पे बात कर रहे हैं. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लेमैन एंड समवन जिसका एक लेवल है. तो लेवल के लिए कंटेंट की बहुत जरूरत है. और कंटेंट देखो, न्यूज सबसे बेहतर है. न्यूज आप सुन रहे हैं, बाकी
यहां पे आपको फोकस जनरल वोकेबलरी पे भी करनी है। वोकेबलरी फ्रेजेस जो मैंने सारी बातें कही कि किसी की बात में इंटरजेक्ट करने के लिए कैसे फ्रेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट, या कंक्लूड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ये सब चीजें ऑब्जर्व करो। अखबारों को जब पढ़ रहे हो तो उस समय भी, मैं आपको बताऊं, मेरे पागलपन का ये हद हुआ करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, 8, 9, कि मैं अखबार बेचता नहीं था। मतलब मैं अंडरलाइन कर करके रख रहा हूं एक एक चीजें कि यार ये अखबार चला गया तो फिर तो ये गायब हो जाएगा, इस तरह का सनकपन था। आई यूज टू मेक नोट्स, मेरी एक कॉपी यहां पे पड़ी होगी, मेरी 15 साल पुरानी कॉपी। अखबारों में से मैं फ्रेजेस उठा के बोलता था कि वेल, मैं अगला सेशन जब देने जाऊंगा किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कुछ भी इस तरह का, सो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज। ये पागलपन होना चाहिए, तब जाकर के आप एक बेहतर स्पीकर बनते हैं, कि कहीं कुछ खो ना जाए। क्योंकि यार सीखने जानने के लिए इतना अथाह है ना कि कहीं उसका कोई एंड है नहीं। तो मैं अंडरलाइन करके, कटिंग रख करके, बाकी का पेपर हटा दिया, एडिटोरियल रख लिया, या बिजनेस सेक्शन रख लिया, या कोई बढ़िया आर्टिकल लिखा था वो रख लिया, और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस भी करना। अखबार रखने से काम थोड़ी चलेगा, हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। तो वी शुड बी एबल टू स्पीक दैट इन अ वेरी प्रोमिनेंट मैनर। वो करना आपको बहुत जरूरी है। ये दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल आवश्यक है। और आप जानिए, इस बात को समझिए कि जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनके पास काम की जिंदगी में कभी कमी नहीं है। शशि थरूर साहब पूरे साल में अगर 6 भाषण दे देना तब भी उनको बहुत पैसे मिल जाते हैं उन 6 भाषणों के लिए। हर जगह पे इस स्पीकिंग का रोल है। मैं आपको अपनी पर्सनल बताऊं स्टोरी, वेल आई वाज इन माय फाइनल इयर्स, जहां पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जो आपका इंजीनियरिंग में लास्ट सेमेस्टर में हो रहा होता है, तो वहां की कंपनी के एम्प्लॉइज को सबसे पहले मैंने सेशन दिया था सैटरडे को, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं मैं, और टॉपिक था सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। और सैटरडे उनका हाफ डे होता था, और मुझे टाइम दिया गया कि सर आप 4 से 4:30 का एक सेशन ले लीजिएगा। एंड मैं अभी फाइनल, मैं ग्रेजुएट हुआ भी नहीं, बट बिकॉज आई हैव बीन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, मैं अपने पूरे ग्रेजुएशन में ये सारी चीजें, चाहे वो साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, पब्लिक स्पीकिंग है, माइंड मैपिंग है, ये सब मैं साथ साथ पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था एट द एंड ऑफ द डे जिनको ये सभी समझ है वही जिंदगी में सफल है। सो आई वॉज इन ए डिफरेंट रेलम ऑल टुगेदर। मैं वो नहीं कर रहा था जो मेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चे सो कॉल्ड कॉलेजेस में करते हैं कि नहीं, कॉलेज तो फन के लिए। मेरा फन अलग जगह पे था, मेरा फन अलग जगह पे था। तो दैट इज वाई, दैट्स द रीजन कि आज से आप जो फेसबुक पे देखते हैं, आज से 6 साल 7 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेजेस में मैं टॉक्स दे रहा हूं, और उनके प्रोफेसर आगे बैठे हुए हैं इस तरीके के। वो किसके ऊपर है? वो मेरी डिग्री के ऊपर है क्या? बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत ज्यादा डिग्री धारक लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको, जो वहां प्रोफेसर थे। बट फिर भी जो अपने ऊपर काम किया था उसका, वो मैं आपको ये नहीं महानता बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने हूं, आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट योर क्वालिफिकेशन, इट्स ऑल अप टू यू कि कितना काम आपने अपने ऊपर किया है, कितनी पढ़ाई लिखाई है। तभी तो मुझे कैट पढ़ाने को मिला था, वहीं से शुरुआत करी। वहां इंग्लिश का टीचर थोड़ी इंग्लिश पढ़ाता है कैट में, वहां ग्रामर के रूल रटाने, ग्रामर तो आती भी नहीं उधर। आईएम्स में ग्रामर का रूल रटने वाला जाएगा जिसको इतने बड़े बड़े फैसले लेने, जिसको 22 साल के अंदर, 23 साल के अंदर 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख का पैकेज मिलता है, वो ग्रामर का रूल सीखने जा रहा है वहां पे। अरे ये तो ग्रामर बहुत बेसिक चीज है जो हम यहां करते हैं, क्योंकि हमने किया नहीं ढंग से। 5वीं क्लास की चीज, 6ठी क्लास की चीज तो बेचारे एसएससी वाले सोचते हैं कि लग रहा है अंग्रेजी में ग्रामर का रूल रटना ही बड़ी महानता है। तो वहां पे ये जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो साइंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो आपके ये सब फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हर एरिया की खिचड़ी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग। अब इंटरव्यूज में मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी की रखनी पड़ती थी कि कौन कौन से क्वेश्चन है जहां से मैं मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चों को टेस्ट कर सकता हूं। गाड़ियों का एग्जाम्पल ले लिया, बीएचपी, टॉर्क है, ये सब रिलेशनशिप बताओ, आरपीएम, कौन सी गाड़ी भागेगी, इसका बीएचपी ज्यादा है, कौन जल्दी स्पीड पकड़ेगी, बाद में पकड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, कम्युनिकेशन, तो मैं एंटीना पूछ रहा हूं कि भाई लंबा वाला एंटीना और गोल वाले एंटीना में क्या फर्क है, राइट। लैंग्वेजेस पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं सीएस और आईटी वालों से। बाकी तो करंट अफेयर्स का तो पूरा रेंज होता है पूछने के लिए, देश का और दुनिया का, वो तो खैर पूछा ही जाता है।
जो देश में हो रहा है उसमें उनके व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि वो तैयारी का हिस्सा है। आप जब भी कोई डिसीजन लेने की प्रोफाइल पे जाते हैं, जब तक यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, you do not have the ability to include as many perspectives as possible, तब तक आपका डिसीजन कभी सही नहीं हो सकता। और इसके लिए यू नीड टू रीड, यू नीड टू रीड, गॉट इट। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो कहने का मतलब वोकैब का रोना बंद करो, उतनी वोकैब आपको आती है। बाकी जो साइंस वाइंस समझना है वो क्लासेस में देख सकते हो, यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है। इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी जाकर के वहां पे भी देख सकते हैं आप, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी। रूट वर्ड मेथोडोलॉजी, ग्रुप की मेथोडोलॉजी, निमोनिक्स की मेथोडोलॉजी, बहुत सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। जो आपके फॉरेन एक्सप्रेशंस हैं, लैटिन वर्ड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं अखबारों में, राइट, फ्रेंच वर्ड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे हमने वो वर्ड किया था ना बुफे, जिसको बफर सिस्टम बोल दिया जाता है, तो वो फ्रेंच वर्ड है। रांदेवू फ्रेंच वर्ड है, रांदेवू विद सिमी ग्रेवाल। तो अब ये वर्ड ऐसे लिखा है तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाए, तुम चाह करके भी बोलोगे नहीं इसको। क्या बोले अब इसको, रेंडेज वुस बोल दें तो फिर खुद ही नहीं बोलने में अच्छा लग रहा है। तो रांदेवू इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, रांदेवू। तो आप जब मैंने वही कहा था, डिक्शनरीज में स्पीकर्स बने हो तो उन पर वर्ड डालिए, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीखिए, राइट। अब जैसे ये वर्ड है, it's also a French word. Siddharth will talk about those stuff later, right? So here, what is the pronunciation of this particular word? The pronunciation is faux pas. Faux pas. It's not fox pass. It's not fox pass. It is faux pas. It's a French word. So कहने का क्या मतलब है कि जो बच्चा अंग्रेजी से रट रहा है, यहां स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, ना बोलो तो बेहतर है, नहीं तो इज्जत और खराब हो जाएगी। फ्रेंच में जो लिखते हैं वो बोलते नहीं है वो। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है। मैं यहां पे दुनिया भर के हर शब्द की प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखा सकता। आई कैन लेट यू अंडरस्टैंड सम बेसिक साइंस कि अच्छा डबल ई है, छोटी सिंगल ई है, कहां पे ई पे ज्यादा जोर देना है, आप वी कैसे बोलते हैं, वी, रीच, राइट, जो छोटा ई और बड़ा ई का जो फर्क है, जो कई सारे लोग हिंदी में गलत बोलते हैं, राइट। निर्भीकता, तो वो निर्भीकता नहीं है, निर्भीकता है, निर्भीकता। तो वो चीज अंग्रेजी में भी है कि आपको कहां पे कितना जोर देना है, कहां ए को लंबा बोलना है, कहां ए को छोटा बोलना है, वो सब मैं यहां सिखा दूंगा। ड्रिलिंग भी करा दूंगा आपकी, जो स्पीच ड्रिल होती है, मैं खुद बोलूंगा, आप सुनिए, आपको बोलने का मन है घर पे बोलिए उसको। बट अगेन, ऑल सेड एंड डन, इफ यू आर नॉट टेकिंग द एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, तो भाई बोलना नहीं आएगा आपको। एंड व्हाइल यू आर रीडिंग, पढ़ते समय भी बोल के ही पढ़ो, सो दैट कि अपनी जबान अपने कानों में पड़े और ये समझ में आए। जैसे मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कितने शब्दों की प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हुई, तो आपने एग्जाम्पल दिए थे ना कि सर अब हम डेवलपमेंट सही, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे डेवलपमेंट बहुत हो गया है, डेवलपमेंट। सो दैट इज द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। वो एक मतलब एक फ्लो आना चाहिए बोलने में आपको। इकोनॉमी, राइट, डेवलपमेंट, इट्स नॉट डेवलपमेंट, इट्स नॉट इकोनॉमी। विषयों के नाम हम गड़बड़ लेते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको खुद उनका अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन आपकी सही नहीं होती है। तो मैं वही बात कि जब कानों में पड़ेगा, आंख बंद करके तुम 15 मिनट न्यूज सुन रहे हो, फिर कोशिश करो उसी न्यूज की समरी बोलने की कि हाँ ये 5-6 मेन न्यूज से, आई टॉक अबाउट देम, और अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके उस समय उसको रिकॉर्ड करो और फिर बाद में सुनो, ठीक है। तो और जार्गन्स भी आपको वहां से काफी हद तक समझ में आएंगे। जार्गन से ज्यादा ये जो हमारे लैटिन और फ्रेंच वर्ड्स हैं, ये हमें ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये वोकैब बैचेस में सब डिस्कस्ड हैं बहुत डिटेल्ड मैनर में, यूट्यूब पर भी पढ़ा है, जाकर के वहां से भी देख सकते हो। तो वोकैब का वही है कि सही शब्द नहीं आना तो इसका मतलब कि पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी, आप पढ़ते नहीं है, वोकैब पे काम नहीं कर रहे क्योंकि बचपन से कम काम की आदत रही है, और दूसरा प्रोनाउंसिएशन की वजह से आप नहीं बोल पाते। तीसरी दिक्कत यह है कि बच्चे सिनोनिम्स रटते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी कि कौन सा शब्द कहां लगना है, जिसमें वोकैब में ये तीनों टेक्निकल चीजों की मैं बार बार बात करता हूं कि बेटा कॉन्टेक्स्ट की समझ डेवलप करो, नहीं तो सामने वाला तुम्हारा मजाक बनाएगा, सामने वाला इंसान जो है। कॉन्टेक्स्ट की समझ होनी चाहिए, कॉनोटेशन की समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉलोकेशन की समझ, जो कि आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। कॉलोकेशन का मतलब
कि भाई किस शब्द के साथ किसकी जोड़ी बनती है। ये 3 सीज हैं वोकैब में जिनकी समझ बहुत जरूरी है। कई बार मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात की, कोई एग्जांपल देगा कॉन्टेक्स्ट वाली? साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि मौन बच्चन से पहले स्वर बचन करना चाहिए। वही है ना, लैंग्वेज तो तभी आएगी जब बोलोगे। हाँ जी, कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी? लाइक इफ देर इज अ वर्ड, दिनकर कह रहे हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इसका ट्रांसलेट, तुम ट्रांसलेशन बता रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो? दिनकर बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू, यही सिंपल सा उसका। ऐसे सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, रील्स में, ये वाली अंग्रेजी मैं खाना चाहता हूं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। थोड़ा सा मेन टेक्निकल बातें समझो, जब अंग्रेजी आएगी तो उतना सेंटेंस तुम बना लोगे। हाँ, हम जब कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ कई बार लिया है, मैसेकर, कार्नेज, मैसेकर था, कार्नेज था, और कौन सा वर्ड था? जेनोसाइड। अब तीनों शब्दों का मतलब क्या है? मास किलिंग है। मास किलिंग है जहां बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की जा रही है। अब अगर कोई मासूम बालक बालिका जो है वो रट करके जाए कि मैसेकर का सिनोनिम मैंने किताब में ये रटा था, ये भी होता है, और वो जहां मैसेकर लगाना चाहिए वहां पे वो जेनोसाइड लगा रहा है या लगा रही है, तो सामने वाला जो आपका लिसनर है वो आप पे हंसेगा कि अच्छा ये इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा है या कर रही, क्योंकि इसको कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। तो हम मैसेकर की बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दैट इज कॉल्ड मैसेकर, वेयर देयर इज अ डेलिबरेट एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, जानबूझ करके बिना किसी भेदभाव के जब हत्या की जाती है, भारी संख्या में जो आए गोली से भून दो, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, दैट इज मैसेकर। कार्नेज इज व्हाट? एक्सीडेंटल किलिंग्स या किलिंग इन अ वॉर सिचुएशन, वो कार्नेज है, वो कार्नेज है। अब जैसे युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, लोग रोज मारे जा रहे हैं, 5, 7, 10, 20, 15, दैट वुड बी कॉल्ड व्हाट? कार्नेज। सो वायलेंट किलिंग्स इन अ वॉर सिचुएशन, और इफ देयर इज अ प्लेन क्रैश और देयर इज अ ट्रेन एक्सीडेंट, यू नो, और वहां पे भारी संख्या में लोग 100, 50, 150, 200 लोगों की मौत हो जाए, दैट विल बी कार्नेज। एंड जेनोसाइड व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी is killed in a planned manner, 1984 सिख जेनोसाइड, या जो हिटलर ने किया। तो ये क्या है कि आप वहां एक कम्युनिटी की हत्या है, आप बिल्कुल प्लान तरीके से एक खास कम्युनिटी को जब मार रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी। वोकैब में ये गलती करते हैं, अच्छा एक वर्ड 4 सिनोनिम 4 एंटानिम, क्यों रट रहे हो भाई? कोई तुम्हारे स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है डिस्क्रिप्टिव जहां पे लिखनी है वो पूरी कहानी है। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सो डू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक थिंग एज फार एज वोकैब इज कंसर्न, दैट इन इंग्लिश 2 वर्ड्स आर नेवर सेम, दे आर सिमिलर, दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर, एंड इन सिमिलर वर्ड्स देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस कुड बी ऑन दीज पैरामीटर्स, द कॉन्टेक्स्ट। अगला है कॉनोटेशन, किसकी जोड़ी किसके साथ बनती है? अफ्रेड ऑफ, फियर फ्रॉम, या इसमें तो पॉसिबिलिटी और बन सकती ये है, जैसे आपका अवर्स टू एंड रिफ्रेन फ्रॉम। अगर आप बात करो अवर्स की, तो इसका मतलब भी किसी चीज से दूर भागना होता है, और जब आप किसी चीज से रिफ्रेन करते हैं तो भी आप दूर भाग रहे हैं। बट किस वर्ड की जोड़ी किसके साथ बनेगी? जो हमारे प्रेपोजिशनल कॉलोकेशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये सब कॉलोकेशंस में आएंगे कि भाई अब जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो है, अब आपको वहां पे आप अपनी गणित नहीं लगा सकते। और खासतौर से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो नेटिव स्पीकर्स बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले नेटिव स्पीकर्स से ज्यादा हैं। नेटिव स्पीकर्स तो की जनसंख्या बहुत कम है ना, नॉन नेटिव अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, इतने एशियन हैं, अफ्रीकन हैं, सब स्कॉटिश एक्सेंट में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के ही तो लोग नहीं है, उनकी जनसंख्या तो बहुत कम है। तो आप ये कॉलोकेशंस पे आपको ध्यान रखना है, ये कॉलोकेशन के एग्जाम्पल थे। और कॉनोटेशन क्या होता है
कि भाई उसी वर्ड, उसी मतलब का जो वर्ड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपने ऐसी बहुत मासूम सी गलती कर दी, वुमनली है या वुमनिश है। अब आपको लग रहा है कि यार दोनों के दोनों वर्ड वुमन से पैदा हो रहे हैं एंड देखने में भी दोनों एडजेक्टिव लग रहे हैं, देन आई कैन यूज बोथ द वर्ड्स इंटरचेंजेबली। दैट्स अ बिग मिस्टेक. I have heard Karan Johar in his talk show many a times committing this particular mistake. Which one? Disinterested and uninterested. गलत इस्तेमाल, कॉन्टिन्यूली कॉन्टिन्यूअसली गलत इस्तेमाल, राइट। सो ये भी बहुत, यहां पे जैसे आप देखो ये कॉनोटेशन की बात थी, ये कॉनोटेशन के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहां पे मार्कर अलग कर देता हूं आपको नजर आए कि वुमनली इज व्हाट इट हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन, वेयर एज वुमनिश हैज व्हाट नेगेटिव कॉनोटेशन। डिसइंटरेस्टेड मीन्स अनबायस्ड, अनबायस्ड, whereas uninterested means not interested. So अंग्रेजी जब बोलनी है हमें तो समझ के बोलनी है, अपनी गणित नहीं लगा लेनी कि डिस भी नेगेटिव होता है, अन भी नेगेटिव होता है, दोनों का मतलब होगा इंटरेस्टेड नहीं है। सो देर आर दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक यू कमिट इन वोकैबुलरी, और वो चीजें आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है। किसी का भी एग्जाम्पल मत दे दो, उन्होंने बोला था तो गलत कैसे होगा, इंसानी है, गलतियां हो जाती हैं। You have standard resource in terms of your dictionaries, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑनलाइन जाइए, उन पे ढूंढिए, समझ लेके आइए और तब उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट अदर चैलेंजेस इन नेक्स्ट क्लास, राइट। इसमें पूरे ढंग से हम इसके ऊपर काम करेंगे। अभी जैसे चैलेंजेस हमारे यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, उसके बाद थिंग्स टू डू, आपके करने के लिए क्या क्या, जैसे मैंने आज आपको ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के बारे में बात की, तो वो सुनिए, अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, उन फ्रेजेस पे ध्यान दीजिए जो बातें मैंने आपसे करी हैं, एंड देन यू विल बी इन पोजीशन टू स्पीक फ्लुएंटली, राइट। लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और लिसनिंग ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। कॉनोटेशन किस तरह का है वर्ड का, टोनैलिटी, कॉनोटेशन को ही आरसी में हम टोन कहते हैं। कॉनोटेशन का मतलब एटीट्यूड ऑफ वर्ड, कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, कौन सा नेगेटिव रखता है, तो इसकी समझ डेवलप करनी बहुत जरूरी है। अब कहो चाइल्ड के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, भाई चाइल्डिश जो वर्ड है वो नेगेटिव शब्द है कि क्या बचपना दिखा रहे हो, जबकि हम कहते हैं चाइल्ड लाइक बिहेवियर, यानी तुम बच्चे की तरह इनोसेंट हो। दोनों में तो बच्चे ही है। अब तुम्हें अगर नहीं पता है मतलब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहीं पे चाइल्डिश एंड चर्लिश, देयर आर टू वर्ड्स, चाइल्डिश एंड चर्लिश। सो नाउ द चर्लिश इज मोर नेगेटिव इन कंपैरिजन टू चाइल्डिश। नाउ बोथ द वर्ड्स आर नेगेटिव, बट एक की डिग्री हाई है। तो चर्लिश हम यूज करते हैं जहां इंसान बहुत ही उजड हो, you know what we call uncouth, uncivilized, unrefined, gross, तो उस सेंस में हम यूज कर लेते हैं, उसका बिहेवियर बहुत ही बकवास है। तो मान लो यू डू नो कि बोथ द वर्ड्स आर नेगेटिव, सो यू नीड टू रीड द सेंटेंस, यू नीड टू गेट द कॉन्टेक्स्ट कि भाई डू आई नीड अ हाईली नेगेटिव वर्ड और माइल्डली नेगेटिव वर्ड। सो विल टॉक अबाउट दीज स्टफ्स इन नेक्स्ट क्लासेस, राइट। चलिए, आप शायद कमेंट नहीं कर पाते हैं 6 बजे के बाद, टाइम हो चुका है पूरा। कल मुलाकात करते हैं। अपनी समस्याओं के बारे में, लिसनिंग के बारे में और चीजें लेके आना। न्यूज चैनल जरूर सुनिए, राइट। इंग्लिश कमेंट्री भी सुन सकते हैं, क्रिकेट की एंड ऑल। स्टैंडर्ड स्पीकिंग होती है, उच्चारण में काफी हद तक सुधार होगा। थैंक यू।